नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। रेलवे के निजीकरण पर बोले राहुल, गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन रही सरकार, जनता जवाब देगी। इसके बाद हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार पर कमलनाथ का हमला, कहा 33 में से 14 मंत्री विधायक ही नहीं। इसके बाद हम जानेंगे कि बड़े भाई की भूमिका में होंगे नीतीश, भाजपा की 100 सीटों पर लड़ने की योजना, लोजपा को लेकर फंसेंगे पेच। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में होता है भेदभाव, सैफ अली खान बोले मैं भी रहा हूं नेपोटिज्म का शिकार। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़, संजय लीला बंसाली से पूछताछ करेगी पुलिस। दोस्तों, अगर आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना से अब तक 17,848 मौतें हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 8,053 की जान गई। संक्रमण के मामले में तमिलनाडु अब दूसरे नंबर पर है। बुधवार को राज्य में 3,900 से ज्यादा संक्रमित मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। उन्होंने कहा प्लाज्मा डोनेशन के लिए राज्य सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। कोई भी स्वस्थ हुआ मरीज 14 दिन के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। उम्मीद है कि प्लाज्मा थेरेपी की मौतों की संख्या में कमी आएगी। प्लाज्मा बैंक आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह तब तक कामयाब होगा जब कोरोना मरीजों के लिए लोग उनका प्लाज्मा दान करेंगे जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है और जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है, वे अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उधर कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक बुधवार को 19,428 मामले सामने आए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे के निजीकरण पर बोले राहुल, गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन रही सरकार, जनता जवाब देगी। मोदी सरकार के द्वारा रेलवे में निजीकरण की ओर से कदम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने इसके लिए 109 जोड़ी ट्रेनों के लिए प्रस्ताव भी मांगा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार का ये फैसला रास नहीं आया और उन्होंने केंद्र पर हमला बोल दिया। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से काफी वक्त से इस पर विचार किया जा रहा था। अब रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी RFQ मांगा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे भारतीय रेलवे में निवेश बढ़ेगा, साथ ही साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार पर कमलनाथ का हमला, कहा 33 में से 14 मंत्री विधायक ही नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। उनके मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्री शामिल हुए। इनमें से 12 ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके पहले नए मंत्रियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल के गठन में कई योग्य, अनुभवी, निष्ठावान भाजपा के वरिष्ठ विधायकों का नाम नहीं होने पर उन्हें दुख हुआ। साथ ही एक अन्य ट्वीट में कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, प्रदेश की जनता के साथ मजाक है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कमलनाथ ने बीजेपी के 2 नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस। दोनों ने चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लगाए थे आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। दोनों बीजेपी नेताओं कथित तौर पर आरोप लगाया था कि आयात शुल्क कम करके चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था। नोटिस भेजने की जानकारी कमलनाथ के वकील ने बुधवार को दी। कमलनाथ ने अपने वकील वरुण तन्खा के माध्यम से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और सत्तारूढ़ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को 30 जून को नोटिस भेजे। तन्खा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने चीनी कंपनियों की तरफदारी करने के आरोपों पर झा और शर्मा को कानूनी नोटिस भेजे हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस में भाजपा के दोनों नेताओं द्वारा कमलनाथ के खिलाफ जारी अपमानजनक बयानों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जो 26 और 27 जून को अनेक अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित हुए थे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बड़े भाई की भूमिका में होंगे नीतीश, भाजपा की 100 सीटों पर लड़ने की योजना, लोजपा को लेकर फंसेगा पेच। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीटों के बंटवारे फार्मूला तय करना आसान नहीं होगा। भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेतृत्व वाले जदयू को बड़े भाई की भूमिका देने के लिए तैयार है। हालांकि सारी मुश्किलें चिराग पासवान की लोजपा को लेकर है।
भाजपा और जदयू दोनों चाहते हैं कि लोजपा की सीटों के वे बड़ा दिल दिलाए। ऐसे में सीटों के बंटवारे में रस्साकसी तय है। 2010 विधानसभा चुनाव में एनडीए में लोजपा नहीं थी, तब भाजपा 102 और जदयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़कर 3/4 बहुमत हासिल किया था। इस बार जदयू और भाजपा दोनों लोजपा की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा चाहती है कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला 2010 वाला हो, जबकि जदयू चाहती है कि लोजपा के मामले में भाजपा बड़ा दिल दिखाए। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने सीटों के बंटवारे का फार्मूला तैयार कर लिया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बिहार में सीटों को लेकर जदयू बीजेपी में फंस सकता है पेच, कुर्बानी से तय होगी दोस्ती। जदयू और भाजपा के बीच छोटे से ब्रेक के बाद हुई दोस्ती दोनों दलों से कुर्बानी मांग सकती है। परंपरागत सीटों के मामले में 2010 वाली स्थिति कायम रहे, इसके लिए दोनों दलों को विधानसभा के पिछले चुनाव में जीती कुछ सीटें छोड़नी पड़ेगी। चुनावों में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है। राजद से दोस्ती करने के लिए जदयू ने अपनी कई जीती सीटें छोड़ी थी। लोकसभा चुनाव में जदयू के लिए भाजपा ने भी ऐसी ही उदारता दिखाई थी। हालांकि इस बार भाजपा के लिए इन सीटों से दावा वापस लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीते चुनाव में उसने जदयू राजद कांग्रेस के महागठबंधन को परास्त कर ये सीटें हासिल की थी। दूसरे तीसरे नंबर का है पेंच। मालूम हो कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ऐसी 24 सीटों पर जीती थी जिन पर जदयू दूसरे नंबर पर था। इसी तरह जदयू की जीती वाली 25 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर थी। यह मसला हल हो सकता है क्योंकि सीटिंग और सेकंड का फॉर्मूला पुराना है। नई परेशानी उन सीटों को लेकर हो सकती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। जानिए उन सभी मंत्रियों के नाम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से हैं, आज ली है शपथ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार गुरुवार 2 जुलाई को हो ही गया। लंबी मशक्कत और चर्चाओं के बाद सभी पक्षों में सहमति और आलाकमान की हरी झंडी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल के दूसरे विस्तार को पूरा किया। इस विस्तार की खास बात यह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थन वाले 10 नेताओं को मंत्री पद दिलाने में सफल रहे। मार्च में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण करीब 1 महीने तक वो बिना किसी कैबिनेट के रहे। 21 अप्रैल को शिवराज ने छोटा कैबिनेट विस्तार किया और 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया गया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। फिल्म इंडस्ट्री में होता है भेदभाव, सैफ अली खान बोले मैं भी रहा हूं नेपोटिज्म का शिकार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में लगातार नेपोटिज्म को लेकर चर्चा की जा रही है। इसे लेकर सैफ अली खान, जो कि खुद एक स्टार किड है, और अब उनकी बेटी सारा अली खान भी फिल्मों में डेब्यू कर चुकी है। उन्होंने इसे लेकर कई अहम बातें शेयर की। अब एक बार फिर उन्होंने इसे लेकर बात की है और बताया है कि वो खुद भी इसका शिकार रह चुके हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। सैफ ने कहा देश में गैर बराबरी है और इसे सामने लाने की जरूरत है। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और कैंप्स ये अलग विषय है। यहाँ तक कि मैं नेपोटिज्म का शिकार रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं खुश हूं कि फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा लोग इसे लेकर सामने आ रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। जानिए लोधी एस्टेट स्थित बंगले के लिए कितना किराया दे रही है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कोरोना संकट और चीन से तनातनी के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रही राजनीतिक लड़ाई और भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस थमा दिया है। सूत्रों के मुताबिक वह निर्धारित समय के भीतर आवास खाली कर देगी। प्रियंका को यह बंगला 21 फरवरी 1997 में अलॉट किया गया था। प्रियंका इस बंगले के लिए 37,000 रुपए प्रति महीने का किराया दे रही है। प्रियंका को एसपीजी सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसलिए ये बंगला मिला हुआ था, लेकिन उनको मिली एसपीजी सिक्योरिटी पहले ही हटाई जा चुकी है। साल 2000 में ये नियम बना था कि अगर एसपीजी सुरक्षा नहीं है तो उसे सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़, संजय लीला बंसाली से पूछताछ करेगी पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है और इसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
मुंबई पुलिस इस मामले में करीब 28 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अब खबर आ रही है कि इस मामले में पुलिस फिल्म निर्देशक संजय लीला बंसाली से भी पूछताछ कर सकती है। संजय लीला बंसाली से पूछताछ करने की वजह यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को 2 बार संजय लीला की फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में सुशांत को फिल्मों से निकाल दिया गया था। पुलिस सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में पूछताछ के लिए संजय लीला बंसाली को समन किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत को संजय लीला बंसाली की सुपरहिट फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला ऑफर की थी, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था। उस दौरान ये कहा जा रहा था कि क्योंकि उनका YRF के साथ जुड़ाव था, इसलिए सुशांत ने इस फिल्म को साइन नहीं किया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।